अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमवाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अपने आज के व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे कि कैसे भोंडे तरीके से आरओज़ की जानिब से कागज़ात नामज़दगी ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो रहनुमा हैं उनके मुस्तरद किए गए। साथ में नाज़रीन, आज की वीडियो में गुफ्तगू होगी जमशेद दस्ती के हवाले से, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली, कि उनके साथ उनके घर वालों के साथ क्या बर्ताव किया गया, क्यों उनकी रोती हुई वीडियो मंजर आम पर आई, और सुप्रीम कोर्ट की मायने खेज़ खामोशी आखिर क्यों है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और नाज़रीन, जो अगला हमारा खबर है या पॉइंट है वो ये होगा कि आखिर क्यों मुस्लिम लीग नून टीवी चैनल्स पर भड़क उठी है और उनके खिलाफ इकदाम करने का फैसला कर लिया गया है। और साथ में नाज़रीन, जो आखिरी खबर होगी वो होगी कि इमरान खान और दीगर जो उनके साथ रहनुमा हैं उनकी जायदाद जब्त करने का जो आर्डर है उसके पीछे हक़ाइक़ क्या है। तो ये तमाम मालूमात आप तक पहुँचाएँगे, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी जगाने की अपने इस व्लॉग में कोशिश ज़रूर करेंगे। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने व्लॉग की जानिब। नाज़रीन, सबसे पहले हम आरओज़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आरओज़ से मुराद इस वक्त एसी डीसी, जिन्होंने एक ऐसा भोंडे तरीके से जो काम अपना सर अंजाम देते रहे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से इख्तियार मिला कि हाँ जी, आरओज़ ही होंगे जो डिसाइड करेंगे कागजात नामजदगी के हवाले से भी, और इलेक्शन 2024 भी उनके हवाले, उनके हैंड ओवर कर दिया गया। इवन लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था कि आरओज़ के बजाय यहाँ पर जो जजेस हैं, जजेस की जेर निगरानी इलेक्शंस हों, इस पर इस ना सिर्फ इसे कालादम करार दिया था काजी फायद ईसा ने, बल्कि उमैर न्याजी जो पिटिशनर थे उन पर भी तौहीन अदालत का उन्होंने नोटिस भेजा था। तो अब काजी फायद ईसा साहब इस वक्त मेरे ख्याल में ज़रूर खुश होंगे अपने इस इकदाम से, या जब देख रहे होंगे कि आरओज़ की जानिब से, यानी एसी डीसी जैसे रैंक का बंदा, वो ऐसी जो गुंडागर्दी हमारी पुलिस की जानिब से की जा रही है, कुछ इदारों की जानिब से की जा रही है, उनके सामने किस तरह से लेटे हुए हमें इस वक्त वो नज़र आए हैं। एसी हो, डीसी हो, कागजात नामजदगी धड़ाधड़ नाजरीन मुस्तरद किए गए। जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा हैं, बड़े रहनुमाओं को तो चले छोड़ें, सनम जावेद की बात कर लें, जिनका मुतल्लिक कहा गया कि जहाँ से मरीम नवाज़ इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी उनके मुकाबले में सनम जावेद खड़ी होगी और सनम जावेद ही उनका मुकाबला करेगी। अब मरीम नवाज़ जैसी जो खुद को अगली वज़ीर आज़म के तौर पर देखती है, वो एक आम कारकुन से भी नाज़रीन इतना डरी है कि सनम जावेद के ही कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा दिए गए। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि ये चूँकि कुछ एतराज़ होगा इसी वजह से मुस्तरद हुए, तो जनाब वाला कोई तकरीबन ऐसे ख़ास एतराज़ात नहीं लगाए गए। एतराज़ात की अगर बात करें तो सनम जावेद पर जो एतराज़ लगाने वाला, जिसने अपील में जो गया था, जिसकी वजह से कागजात नामजदगी उसके मुस्तरद हुए, जब उससे मीडिया ने पूछा कि जनाब क्या एतराज़ आपने लगाया, क्यों कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद हुए, तो मौसूफ बिल्कुल ही इस मामले में लाइलम निकले। तो इसका मतलब ये है कि एतराज़ सिर्फ बस उन जिनकी जानिब से लगाया जाना था, उन्होंने एतराज़ लगाकर कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाया। शुएब शाहीन की भी यही कहानी है। वो कहते हैं कि उन्हें क्लीन चिट दी गई आरओज़ की जानिब से कि जनाब आप पर तो कोई एतराज़ है ही नहीं, और उसके बाद उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। अब ये भी सिचुएशन नाज़रीन बन चुकी थी कि जो रहनुमा हैं पीटीआई के, अब वो एक दूसरे को कॉलें कर रहे थे, देख रहे थे कि यार देखना मेरे कागजात कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कागजात मंजूर हो गए हों, क्योंकि अब सर्टिफिकेट ही इस सूरत में था कि जनाब जिसके कागजात मुस्तरद हो रहे हैं वो अभी भी पीटीआई के साथ डट कर खड़ा है, और जिसके कागजात मंजूर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये किसी का मंजूर नज़र हो सकता है। तो ये मामला भी हमें पीटीआई में खींचत आनी ये वाली नज़र आई। तो जनाब काजी फायद ईसा साहब, जिन्होंने इन्हीं आरओज़ की तैनाती की, और उसके बाद ये सारा मामला देखने में नज़र आया। अब जो बात करते हैं नाज़रीन, जो एतराज़ात लगाकर मुस्तरद किया गया, सबसे पहला एतराज़ बनता था पीएमएलएन के जो लीडर हैं नवाज़ शरीफ पर, क्योंकि वो 62(1)(f) के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे। इसका मतलब ये था कि वो ताहयात नाअहल रहेंगे। अब एक ऐसा शख्स जिसको कोर्ट ने, आपकी बड़ी कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया हो, उस शख्स के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, और उसी के मुकाबले में जो शख्स है इमरान खान, उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। तो ये एक वाज़े इस वक्त तज़ाद हमें नज़र आ रहा है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं, तो इस सूरत में हमें देखना पड़ता है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड अगर पीटीआई मांग रही है तो उसमें कहीं ना कहीं हकीकत ज़रूर है। इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, बल्कि इन्हें तो ग्राउंड से ही बाहर कर दिया गया कि जनाब आप इलेक्शन मत लड़िए, आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते। क्योंकि अगर पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा तो फिर जितनी भी ये पीडीएम की जमातें कभी इकट्ठे हुआ करती थी, इन तमाम के लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं।
अभी देखना ये होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या अपना काम सरअंजाम देती है। अब बढ़ते हैं, बात करते हैं नाज़रीन जमशेद दस्ती के हवाले से, साबिक रुकन कौमी असम्बली। अब सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि पार्लियामेंट जो है वो बड़ा ही इज़्ज़त और तकरीम का इदारा है। वहाँ पर आपके लेजिस्लेटर्स वहाँ पर होते हैं, आपके अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे उनकी नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो उन पर इस तरह से धौंस, ज़बरदस्ती और उन पर 8वें से 10वें ग्रेड का पुलिस अफ़सर हो, कोई और अफ़सर हो, उनकी जानिब से उनके खिलाफ इस तरह से हितक इज़्ज़त उनके पर वार किया जाए, जिस तरह से अब जमशेद दस्ती के साथ किया जा रहा है। आज उनका एक बयान रिकॉर्ड उन्होंने खुद किया, 4 बजे के करीब, सुबह के 4 बजे उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने उसे खुद ही अपलोड किया। अब बयान में क्या था? उस बयान में वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब पुलिस, सीटीडी, खुफिया जो एहलकारान हैं खुफिया इदारों के, उनकी जानिब से उनके घर पर रेड मारी गई। ये मेरे नहीं, ये खुद जमशेद दस्ती के अल्फाज हैं कि उनके घरों पर रेड मारी गई और साथ में उनकी जो बीवी हैं। अब ये सबसे अहम जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, उन्होंने कहा कि उनकी बीवी को नंगा किया गया, उसके 10 माह का उसका बच्चा वो वहीं पर रोता रहा, उन्हें घसीटा जाता रहा, चादर चार दीवारी पामाल की जाती रही। अब ये सब बताने के बाद वो ज़ारा कोतार रो भी रहे थे और उसके साथ साथ वो हाथ जोड़कर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा से विनती कर रहे थे कि जनाब खुदारा, इस्तदा कर रहे थे कि खुदारा उनकी सुनी जाए, इस जुल्म से उन्हें निजात दी जाए। अब कसूर क्या है जमशेद दस्ती का? कसूर ये है कि इन्होंने अपनी अवामी राज पार्टी, जिसे पहले कभी बनाया था, उसके बाद उसे ख़त्म किया और उसमें उसके बाद इन्होंने पीटीआई में उस पार्टी को ज़म कर दिया। ये खुद पीटीआई की तरफ आ गए। अब चूंकि ये पीटीआई की तरफ आ गए तो अब साफ ज़ाहिर है पीटीआई को तो खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अब कोशिश ये है कि इन्हें किसी तरह से तोड़ा जाए, 9 मई की मजम्मत करवाई जाए, इमरान खान के खिलाफ बुलवाया जाए और जमशेद दस्ती को अपने साथ मिलाया जाए। ऐसा क्यों किया जा रहा है इसके खिलाफ? क्योंकि इनका ताल्लुक है मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ में पहले भी ये 2 हलकों से मुसलसल एमएनए बन चुके हैं और बड़े अब भी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं वहाँ पर। तो जमशेद दस्ती अगर इलेक्शन में रहा तो ये जो सीट है ये जमशेद दस्ती जीत जाएगा, यानी ये सीट पीटीआई निकाल लेगी और ये चीज़ कभी भी नहीं चाहते हमारे मुक्तदर हलके। तो इस वजह से कोशिश अब यही की जा रही है कि जमशेद दस्ती को तोड़ा जाए। अब आज जो जमशेद दस्ती की जानिब से जो विनती की गई चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से, तो उन्हें भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ऐसी पहले बहुत सी इस्तदाएँ हैं, दरखास्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट से की जाती रही हैं, जिन पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिस तरह से अब जमशेद दस्ती है तो इसी तरह से हम बात करते हैं उस्मान डार की वालदा की। उनकी जानिब से भी इसी तरह से दरखास्तें दी गई। उसके बाद थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इमरान खान पर अटैक हुआ वज़ीराबाद में। इमरान खान ने भी एक ख़त लिखा कि जनाब जुडिशियल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब जिस पर हमला हुआ वो इस वक्त जेल में है और जो हमला करने वाला है वो ज़मानत पर है, वो बाहर है। तो ये एक खुला तजाद है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज तक खामोश है। उसके बाद इमरान रियाज लापता हुए, कई खतूत लिखे गए सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने ज़रा भी जुम्बिश नहीं दिखाई और इमरान रियाज 140 दिनों के बाद, अपनी ज़बान ख़राब करने के बाद, वो भी हमें बाहर दिखाई दिए इमरान रियाज खान। उससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अरशद शरीफ की हम बात कर लेते हैं। अरशद शरीफ जिस वक्त वो ज़िंदा थे, यहीं पाकिस्तान में थे, हयात थे वो, उस वक्त उन्होंने खतूत लिखे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। उस वक्त उन्होंने खतूत लिखे थे उमर अता बंदयाल को, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे। उन्होंने आगाह किया था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुझे इस तरह से उनको जो खतूत या उनको जो धमकियाँ में इस काले मौसूल हुई, उनका पीछा किया जाता रहा, उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दी जाती रही। तो उन्होंने धमकियों के हवाले से कई खतूत लिखे, उन पर 16 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात बनाए गए एक सहाफ़ी पर, अरशद शरीफ पर। लेकिन इस तमाम मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खामोशी साधे रखी और उसके बाद क्या हुआ? अरशद शरीफ शहीद होते हैं कीनिया में जाकर। अरशद शरीफ की वालदा, उस वक्त तो सोमोटो ले लिया गया, उसकी वालदा एक नोटिस देती है, डॉक्यूमेंट देती है सुप्रीम कोर्ट को और फिर वो मामला भी वहीं पर स्टॉप। तो ये लिस्ट जो है बड़ी लंबी है। बेनज़ीर भुट्टो की भी इसी तरह से बात करें, उनकी जो उनके अहल खाना है या उनकी जानिब से भी खतूत लिखे गए, उनकी शहादत हुई, आज तक उस पर उसका जो मामला है वो इल्तवा का शिकार है। इवन अब जाकर काजी फाइज ईसा इतने सालों के बाद
ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی اس حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کو اب انصاف دلوانے کے لیے جناب، یا یہ بتانے کے لیے کہ ہاں اس وقت ہم سے غلطی ہوئی، اب اس کیس کو چلا دیا گیا۔ تو یہ تاریخ ہماری بہت پرانی ہے، ہماری بڑی عدالت سپریم کورٹ جس کی ہم سب عزت کرتے ہیں، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ لیکن جب بھی کوئی شہری یہ سوچے کہ وہ استدعا کر رہا ہے چیف جسٹس کو، تو اس کے مائنڈ میں دوسرا آپشن بھی ہونا چاہیے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں اتنے بڑے لوگوں کی نہیں سنوائی ہوئی، وہاں آپ، میں، ہم مڈل کلاس طبقے کے لوگ، ہم غریب لوگ، ہماری کہاں سنوائی ہوگی۔ تو یہ چیزیں تمام مد نظر رکھنی چاہیے، اور اب بھی سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس معاملے پر نوٹس لے۔ اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا۔ جمشید دستی یا جتنے بھی رہنما گرفتار ہیں، لاپتہ ہیں، ان کے اہل خانہ کو تنگ کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں، جس طرح سے ان کے ساتھ کیا گیا، سپریم کورٹ کے پاس اب بھی وقت ہے اپنا تشخص برقرار رکھے اور اس معاملے پر نوٹس لے، تاکہ جو ملزمان ہیں انہیں عبرت کا نشان بنایا جا سکے۔ اب ناظرین اپنی اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ ہے کہ کیوں پاکستان مسلم لیگ نون بھڑک اٹھی ہے ٹی وی چینلز پر۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت منیف فاروق جیسے بڑے صحافی، سینئر صحافی وہ ہوں، منصور علی خان ہوں، انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں کچھ عوام میں جا کر سروے کیے ہیں، اور ان سروے کا نتیجہ کیا نکلنا تھا، وہ سروے کا نتیجہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نکلا، اور انہیں بعد میں چونکہ سروے ہوئے، انہوں نے ایز اٹ از ان سروے کو چلا بھی دیا۔ تو اس معاملے پر مسلم لیگ نون برہم ہو گئی، کیونکہ وہ تو بار بار ٹویٹر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت تو ہم ہیں، اور جب خود سینئر صحافی میدان میں اترے، انہوں نے سروے کیا، انہوں نے آئینہ دکھایا کہ نہیں، آپ مقبول نہیں ہیں، بلکہ مقبول تو وہ ہے جس کا جو قیدی نمبر 804 یا قیدی نمبر 943 کے نام سے لوگ جسے جانتے ہیں، اسے لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں، ورنہ وہ کسی کو بھی الیکٹ نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب یہ آئینہ دکھایا گیا تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے دباؤ بڑھایا گیا پیمرا پر، اور پیمرا کی جانب سے ان ٹی وی چینلز پر کہ آپ نے جناب یہ الیکشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے کس طرح سے جا کر سرویز کی ہیں، اور ان ٹی وی چینلز کے خلاف اب پیمرا کارروائی کو آگے بڑھائے گا۔ یعنی جو ایک حقیقت تھی، جو حقائق تھے، جو آپ لوگوں تک پہنچ رہے تھے کچھ ٹی وی چینلز کے تھرو، اب وہ مزید نہیں پہنچیں گے۔ جس طرح سے عمران خان کے نام پر پابندی تھی، تو اب یہ بھی پابندی آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اب آپ کو کوئی سروے کسی بڑے ٹی وی چینل کی طرف سے نظر نہیں آنے والا، کیونکہ اب مسلم لیگ نون کی خصوصاً اس پر کڑی نظر ہے۔ اب اپنی آخری خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ ہے ناظرین کہ آج گجرانوالہ کی کورٹ میں تقریباً عمران خان، شاہ محمود قریشی، جو بڑے بڑے نام ہیں، میں پہلے آپ کو ان کے متعلق بتا دیتا ہوں، پرویز الہی، یاسمین راشدہ، اعجاز چودھری، مراد سعید، حماد اظہر، فروخ حبیب، ہاں یہ نام ضرور ہے جو کہ بعد میں نکل جائے گا، کیونکہ انہوں نے 9 کی مذمت بھی کی، پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ نام چونکہ یہ شاید اس جو ایف آئی آر تھی اس میں درج تھا، تو اسی وجہ سے جج صاحب نے بھی ایز اٹ از آگے اس کو چلایا، تو یہ نام بعد میں ایکویٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد عمر ایوب، علی امین گنڈا پور، زرتاج گل، زبیر نیازی، اکرم ساہی سمیت 51 افراد ہیں جن کی اے ٹی سی گجرانوالہ نے احکامات جاری کی ہیں کہ ان کی جائیداد کو ضبط کر لیا جائے۔ تو اب عمران خان اور ان تمام افراد کی جائیداد کو ضبط کرنے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان پر اب ایک اور طرف سے وار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس وقت وہ اڈیالہ میں ضرور ہے، اور کوششیں بھی کی جاتی رہی ہیں کہ کسی طرح سے اسے ملک سے بھگایا جائے۔ جب وہ ملک سے باہر جائے گا، اس کے لوگ دیکھیں گے کہ یار یہ بھی بھگوڑا ہے، اور اس کے بعد لوگ آٹومیٹکلی جب خان کو چھوڑیں گے تو ان کے پاس پھر اور کوئی جماعتیں نہیں بچیں گی سوائے پی ڈی ایم کے، اسی وجہ سے انہیں پی ڈی ایم کو ہی ووٹ دینا پڑے گا۔ تو یہ تمام دباؤ اسی وجہ سے عمران خان پر بڑھایا گیا، ایون کہ عدت کیس ہو، جتنے بھی سائفر کا کیس، اور اس میں بار بار یہ بتانا کہ جناب اس میں عمر قید ہو سکتی ہے، اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے، یعنی یہ ایک ڈرانے کی کوشش ہے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان ابھی تک قیدی نمبر 943 ابھی تک اڈیالہ میں ڈٹا ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے میری ایک صحافی سے بھی گفتگو ہوئی، وہ صحافی تھا جس نے مسلسل جا کر سائفر کے کیس میں، جس وقت یہ سماعت اوپن ٹرائل ہوئی اور مخصوص صحافیوں کو اندر بھیجا گیا، ان میں ان کا نام بھی شامل تھا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب وہاں سے جب بھی کورٹ روم آتے تو ایسے دیوار نما ہے اسے ٹیک لگاتے، ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہوتی، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ تو یہ خان صاحب کا رویہ تھا، اور آ کر دیکھتے تھے، تمام کارروائی ہوتی تھی۔ اس کے بعد خان صاحب کئی بار سوالات بھی وہاں پر اٹھاتے تھے کہ یہ ہے ہماری عدلیہ، اور اسی وجہ سے ہم آج تک
ترقی نہیں کر سکے. اس طرح کے الفاظ بھی خان صاحب وہاں پر ادا کرتے رہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب ٹوٹے نہیں ہیں, خان صاحب ڈٹ کر کھڑے ہیں, ابھی بھی اپنے سٹانس پر قائم ہیں, اور اسی وجہ سے اب یہ ایک اور اقدام ان پر کیا جا رہا ہے کہ ان کی جتنی بھی جائیداد ہے اسے ضبط کرنے کے لیے احکامات جاری ہوئے ہیں, یعنی اب اسے ضبط کر لیا جائے گا. یہ ان کے لیے بھی, خان صاحب کے لیے بھی, اور ان کے جو باقی رہنما ہیں 51 کے قریب, ان سب کے لیے بری خبر کے طور ناظرین سامنے آنے والی ہے. لیکن اس سب کے باوجود, اگر انہیں لگتا ہے کہ اس سب کے باوجود عمران خان جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے, وہ باہر چلے جائیں گے, تو یہ ان کی خام خیالی ہمیں نظر آتی ہے, کیونکہ یہ کبھی بھی ایسا ممکن, اب تک کی جو صورتحال ہے, جو پچھلے 1.5 سال دیکھے ہیں, اس میں لگ نہیں رہا کہ خان صاحب کو یہ کبھی توڑ بھی پائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ثقلین ہموانہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.